Good evening, everyone. We'll start the classes immediately. Let the other students connect. We start with the Indian Evidence Act. जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका कि नाम अब हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 is going to be implemented from 1st July 2024. 1 जुलाई 2024 से ये आपका साक्ष्य अधिनियम लागू होगा और 1 जुलाई के बाद जितने भी इश्यूज हैं, जितने भी ट्रायल्स होंगे, whether criminal or the civil, they all will be done in accordance with this भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023. पहली चीज, आप सभी को मालूम होगा कि जो भी हमारे देश में लॉज हैं, डिफरेंट एक्ट्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम आर ऑफ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, जो अंग्रेजों ने हमारे लिए बनाए थे. इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी, सीआरपीसी भी थोड़ा सा अमेंड करके आपका 73 से है. एंड बट फॉर द लास्ट 2-3 years, जैसा कि आप जान रहे हैं कि सोसाइटी में, सिस्टम में तमाम डेवलपमेंट्स हुए हैं. The mode and way of committing crimes had changed drastically. आप देखते हैं कि ऑफेंसेस जो होते हैं, दे आर अगेंस्ट आइदर अगेंस्ट बॉडी और अगेंस्ट प्रॉपर्टी. आपके आईपीसी में देखा होगा आपने, बाकायदा 2 अलग चैप्टर्स हैं. ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसमें कि थेफ्ट है, रॉबरी है, तमाम एक्सटॉर्शन वगैरह है. अगेंस्ट बॉडी, मर्डर है, हर्ट है, ग्रीवियस हर्ट एटसेट्रा है. These offenses were basically done through physical mode. अब आप देख रहे हैं कि for the last 10 years, majority of the offenses are being committed through the internet, through the computer system, electronic media and all that. Mode has changed. जैसा कि आप जानते हैं कि law is not static. जो कानून है, विधि है, वह स्थिर विषय नहीं है. लॉ इज डायनेमिक. जो विधि है वो गतिशील है. इट हैज टू चेंज टू अडेप्ट इन द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस. जो कानून है, विधि है, उसको अपने आप को लगातार चेंज करना पड़ेगा बदलते हुए परिवेश में. हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को भी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग लॉ. इसलिए इसमें अमेंडमेंट एक्ट है, अमेंडमेंट प्रोविजंस हैं. तो लॉ हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंज्ड एनवायरनमेंट. तो जो लॉ का जो सिस्टम है, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, विभिन्न जो पहलू हैं, क्राइम करने के विभिन्न जो तरीके हैं, वो सारे के सारे बदल चुके हैं. Now each and every transaction you do with your mobiles or your laptops. आजकल आप खुद देखते हैं कि कभी भी किसी चीज में कोई रेड पड़ती है, सीबीआई की, ईडी की, या कोई भी, तो सबसे पहले वो लैपटॉप और कंप्यूटर्स को सीज करते हैं. और जो यूजर्स हैं वो अपने पासवर्ड को प्राइवेट करके रखते हैं. तो एवरीथिंग हैज चेंज इन द लास्ट 10 to 15 years. तो एक बहुत था कि अवर जो लीगल सिस्टम है, जो लीगल एक्ट्स हैं, that has to change in the changed circumstances. This was the major reason for bringing out new acts. दूसरा कारण, now we are in a process of Indianizing the legal system. जो हमारे देश की विधिक व्यवस्था है, उसका हम भारतीयकरण धीरे धीरे कर रहे हैं. मैंने पहले बताया, वो ज्यादातर एक्ट्स, लॉज सब अंग्रेजों के समय के बने हुए हैं. तो वी आर ट्राइंग टू इंडियनाइज देम, इंडियन
कंडीशंस के अनुसार पहले भी थे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग और इसको और चीजें प्रयास कर रहे हैं। प्लस लास्ट 4-5 ईयर्स में काफी डेवलपमेंट्स हो गए हैं कोर्ट के द्वारा, वेरियस डिसीजंस के द्वारा, और डिफरेंट एक्ट्स पास किए गए हैं, अलग अलग लॉ पास किए गए हैं अलग अलग चीजों को लेकर। तो अब सबको कंसोलिडेट करने की जरूरत है कि सबको हम एक जगह लेकर चले आए। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे जो तीनों अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 which has replaced CRPC, और भारतीय न्याय संहिता which has replaced IPC, और आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसने कि रिप्लेस आपका किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को। तो हम लोग जो इंडियन एविडेंस एक्ट है यहां से स्टार्ट करेंगे एंड स्लोली इसके बाद फिर हम पहले आईपीसी, मतलब आईपीसी, सीआरपीसी ये सब करेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन, तमाम जो एक्ट्स आपके हैं। तो फर्स्ट वी विल फिनिश दीज न्यू एक्ट्स, क्योंकि हम लोग भारतीय साक्ष्य अधिनियम से प्रारंभ कर रहे हैं। इसके बाद फिर हम लोग सीआरपी जो आपका भारतीय नागरिक संहिता अधिनियम है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023, और भारतीय न्याय संहिता जो आपका है 2023, उसको हम लोग करेंगे। करेक्ट। तो पहले थोड़ा सा हम लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, एक आपके पास ओवर पिक्चर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस होना चाहिए, कितने पार्ट्स में है, क्या क्या है। विल हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द एक्ट, लेकिन जो एग्जाम के पर्पज से आपको चीजें याद भी रहें, उस पर्पज से भी हम लोग क्लास करते चलेंगे, और उसका आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा और क्लास में बाकायदा फेयर करते चलिएगा। क्योंकि आप लोग लॉ के स्टूडेंट हैं तो आपको कई चीजें जानकारी भी होंगी, तो देन यू विल हैव टू कीप सम पेशेंस। तो कई चीजें जो आप जानते होंगे वो क्लास में आपके चलेंगी, क्लास सिस्टमेटिकली 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप चलेगी, ताकि आपको पूरा सिस्टम में क्लियर हो। तो मैं लिखाऊंगा भी, उसको आप लिखते हुए चलिएगा, और जब ब्लैक बोर्ड हम लोग का ऑपरेशनल हो जाएगा विद इन डे और 2, तो फिर और आसानी आपके लिए हो जाएगी। तो पहले लिखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इट हैज रिप्लेस्ड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। इसने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को रिप्लेस किया गया है, उसके जगह पर आया है। जो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसमें एक प्रियम्बल है, प्रस्तावना, 4 पार्ट है, 4 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। 12 चैप्टर्स हैं, 12 चैप्टर हैं, 170 सेक्शंस हैं, और एक शेड्यूल है। तो जो आपका नया ये एक्ट बना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जिसने कि रिप्लेस किया है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को, यह 1 जुलाई 2024 से देश में लागू हो जाएगा। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। इस आपके नए साक्ष्य अधिनियम में एक प्रियम्बल है, प्रस्तावना, 4 पार्ट्स, 12 चैप्टर्स, 170 सेक्शंस एंड 1 शेड्यूल। करेक्ट। अब मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज में लिखाऊंगा, पहले लिखा दूंगा, फिर उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे करके। तो सबसे पहले जो प्रियम्बल है आपका, प्रियम्बल क्या होता है? प्रियम्बल एक बेसिक बात बताता है पूरे एक्ट के बारे में। तो लिखिए, आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। प्रियम्बल के अंदर जो लिखा हुआ है आपका, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, दिस इज एन एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 एक ऐसा अधिनियम है, पहला पॉइंट, टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मतलब एकत्रित करना, जो सारा लॉज हमारा
हमारा बिखरा हुआ है चारों तरफ, उसको एक जगह पर लाना, टू कंसोलिडेट। दूसरा, टू प्रोवाइड, मतलब प्रदान करना, टू प्रोवाइड क्या, व्हाट। थर्ड पॉइंट, जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस, साक्ष्य के सामान्य नियम और सिद्धांत। विद एन एम, किस उद्देश्य से, फॉर अ फेयर ट्रायल, निष्पक्ष और साफ सुथरा ट्रायल आपका हो, उस पर्पज से। तो प्रियम्बल जो आपका है, प्रियम्बल का स्पेसिफिक, प्रीलिम्स में आपको सीधा सीधा आता है प्रियम्बल में क्या चीज है क्या नहीं है। तो प्रियम्बल आपका है, प्रियम्बल ऑफ दिस एक्ट लिखा हुआ है, दिस इज एन एक्ट। पहला, टू कंसोलिडेट। दूसरा, टू प्रोवाइड। तीसरा, जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस। और चौथा, फॉर फेयर ट्रायल, मतलब निष्पक्ष विचारण ट्रायल के लिए, स्वच्छ ट्रायल के लिए जो सिद्धांत, जो साक्ष्य के सिद्धांत और नियम चाहिए, उसको यह एक्ट सारे, हर जगह की जो बिखरे हुए नियम कानून है, उसको एकत्रित करके आपको देने का प्रयास कर रहा है। तो दिस इज रिटन इन द प्रियम्बल, दिस इज एन एक्ट टू consolidate and provide general rules and principles of evidence for fair trial। तो आप 4 पार्ट में करेंगे तो प्रिंस सवाल जो आता है वो आपका सही होगा। ये टू कंसोलिडेट, टू प्रोवाइड जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस, क्या है इस एक्ट के अंदर, इस एक्ट में जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस हैं, साक्ष्य के सामान्य नियम और सिद्धांत इसमें है। किस लिए है, फॉर फेयर ट्रायल, ताकि विचारण जो है सही ढंग से, निष्पक्ष और स्वस्थ ढंग से आपका हो। तो दिस इज प्रियम्बल, ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि नया एक्ट है इसलिए आपको पहले इसका जो स्ट्रक्चर जानना होगा, प्रियम्बल में क्या है, डिफरेंट पार्ट्स में क्या है, सेक्शंस में क्या है। बेसिकली घुमा फिरा के जो पुराना आपका एक्ट था, प्रिंसिपल्स और रूल्स रेगुलेशंस, ज्यादातर वही है, 90%। कुछ चीजें नए ऐड हुए हैं, उसको हम लोग पॉइंट आउट करते हुए चलेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो प्रियम्बल आपका हो गया। दूसरा आपका है पार्ट 1। तो पार्ट 1 में प्रिलिमिनरी जो प्रोविजंस हैं, मतलब प्रारंभिक प्रावधान बोले जाते हैं, प्रिलिमिनरी, जिसमें कि सेक्शन 1 एंड 2 है। पार्ट 1 में सेक्शन 1 एंड 2, ठीक। सेक्शन 1 इज इंपॉर्टेंट। सेक्शन 1 में क्या है, क्या टाइटल है, कहां पर लागू होगा, क्या होगा, टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। मतलब ये जो एविडेंस एक्ट है, इसका शीर्षक क्या है और कहां कहां पर ये लागू होगा, एप्लीकेशन, और कब ये प्रारंभ होगा, वो हम लोग अभी आगे डिटेल में आएंगे। पार्ट 1 में दो सेक्शन है, सेक्शन 1 एंड 2। इसमें इसको कि बोला गया प्रिलिमिनरी। तो पहला सेक्शन है जो बताता है कि ये कहाँ अप्लाई होगा एविडेंस एक्ट, कब लागू होगा एविडेंस एक्ट। और सेक्शन 2 जो आपका है वो डेफिनेशन क्लॉज है, मतलब जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी सारी परिभाषाएं, इसका मतलब क्या है, एविडेंस का मतलब क्या है, प्रूव्ड का मतलब क्या है, नॉट प्रूव्ड का मतलब क्या है, कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब क्या है, फैक्ट का मतलब क्या है, फैक्ट इन इशू का मतलब क्या है, मे प्रिज्यूम का मतलब क्या है, शैल प्रिज्यूम का मतलब क्या है, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। ये डेफिनेशन क्लॉज जो आपका है वो सेक्शन 2 में, भी हम लोग आएंगे उस पर। सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में, सेक्शन 2A में तो डेफिनेशन दे रखी है, 2A में कोर्ट है, फिर कंक्लूसिव प्रूफ है, फिर फैक्ट एंड इशू है, फिर एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, सब तमाम चीजें।
सेक्शन 2 क्लॉज 2 में ही लिखा हुआ है कि अगर इस एक्ट में, मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, इस एक्ट में अगर कुछ वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं लेकिन उनकी डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं है, मतलब मानिए कोई वर्ड यूज कर रखा है जिसकी डेफिनेशन इस एक्ट में नहीं दिया गया है, एविडेंस एक्ट में, और वह जो वर्ड है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 और भारतीय न्याय संहिता जो कि आपकी आईपीसी है 2023, इन एक्ट्स में अगर कोई वर्ड डिफाइंड है तो जो डेफिनेशन उस वर्ड की इन एक्ट में दे रखा है वही डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में लागू होगा। कहने का मतलब यह है कि सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज है, परिभाषा है, कोड का मतलब क्या है, एविडेंस का मतलब क्या है, फैक्ट का मतलब क्या है, फैक्ट एंड इशू का मतलब क्या है, प्रूव का मतलब क्या है, डिसप्रूव, नॉट प्रूव, कंक्लूसिव, मे शैल, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम, तमाम चीजें। लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड यूज कर रखा है और उसको डिफाइन भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने नहीं किया है और उस वर्ड की डेफिनेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, आईटी एक्ट आपका 2000 का है, उसमें अगर है वो परिभाषा उस वर्ड की, या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 मतलब सीआरपीसी, इसमें अगर वर्ड डिफाइंड है, या फिर भारतीय न्याय संहिता 2023 आईपीसी, उसमें वर्ड अगर डिफाइंड है तो जो डेफिनेशन उसमें है वो डेफिनेशन मालूम, वही डेफिनेशन मानी जाएगी। जैसे पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट डिफाइंड आपका है इंडियन पिनल कोड में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में, इसमें नहीं है, तो पब्लिक सर्वेंट की मीनिंग वही होगी जो उसमें दे रखा है। ऑफेंस, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्टली, फ्रॉडुलेंटली, ये सब डिफाइंड आपके आईपीसी में है। करेक्ट। तो जो डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन 2 में दे रखा है वो डेफिनेशन मानी जाएगी, जो डेफिनेशन इसमें नहीं दिया है और अगर वह वर्ड की डेफिनेशन जो ये 3 एक्ट है, आईटी एक्ट 2000 या भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 या भारतीय न्याय संहिता 2023 में अगर डिफाइंड है तो वो उसमें डिफाइंड माना जाएगा। करेक्ट। तो जो आपके 4 पार्ट है, तो पार्ट 1 में सेक्शन 1 एंड 2 है जिसमें कि ये 2 चीजें हैं। उसके बाद आपका पार्ट 2 रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स, पार्ट 2 में है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, सेक्शन 3 to 50, सेक्शन 3 से लेकर 50 तक। और जो पुराना एविडेंस एक्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, उसमें रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट का चैप्टर कहां से कहां था, कोई बताएगा? What were the sections of relevancy of fact in the old act? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में क्या था? जो प्रेजेंट एक्ट आपका है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, उसका आपका सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन 50 तक रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स दिया है, लेकिन पुराने एक्ट में वो सेक्शन दूसरे थे। नेक्स्ट आइए, पार्ट 3 ऑन प्रूफ, इसका टाइटल है चैप्टर का, और पार्ट 3 का ऑन प्रूफ, मतलब प्रूफ करने के तरीके, साबित करने के तरीके, ऑन प्रूफ, सेक्शन 51 से लेकर 103 तक, सेक्शन 51 से लेकर 103 तक। और फिर आपका पार्ट 4 है प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ एविडेंस, साक्ष्य कैसे पेश किया जाएगा, मतलब जब प्रोड्यूस होगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, साक्ष्य जब प्रोड्यूस होंगे तो उसका इफेक्ट कैसे होगा, वो आपका सेक्शन
104 से लेकर 170 तक, 104 से लेकर आपका 170 तक है, और फिर लास्ट में एक शेड्यूल है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में एक प्रियम्बल है, 4 पार्ट हैं, 12 चैप्टर है और एक शेड्यूल है। किस पार्ट की हेडिंग क्या है और किसमें कहां से कहां तक सेक्शंस हैं, क्योंकि बाद में जब आप सेक्शंस को रटना शुरू करेंगे तो पार्ट वाइज भी, चैप्टर वाइज भी चीजें मेमोराइज करने के लिए आसान रहती हैं। तो एक तो ये आपका स्ट्रक्चर है। प्रियम्बल मैंने आपको बता ही दिया, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस एक्ट में क्या है, दिस इज एन एक्ट टू कंसोलिडेट, मतलब सारे बिखरे हुए विधियों को एक जगह लाना। दूसरा, टू प्रोवाइड व्हाट जनरल प्रिंसिपल्स, जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस, पर्पस फॉर फेयर ट्रायल। ये आपको प्रियम्बल याद रहना चाहिए, कहीं आंसर लिखने में आपको इसकी आसानी होगी। फिर आपका 4 पार्ट है, इसमें क्या क्या मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट सेक्शंस वो लिखाऊंगा, उसको नोट करिएगा और उन सेक्शंस को पढ़िएगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे पहले वो कंसेप्चुअल चीजें डिस्कस कर लेंगे क्लास में, देन विल अगेन कम ऑन द सेक्शन 1। तो एविडेंस एक्ट पढ़ने से पहले जो हम लोग, क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स यूज करेंगे, कंसेप्ट यूज करेंगे, आपको बाद में समझ में नहीं आएगा, तो पहले हम सारे वर्ड्स, सारे डेफिनेशन, सारे क्लॉजेज ये सब पढ़ लेंगे, देन फिर हम लोग एक लाइन से पढ़ना शुरू करेंगे। तो लिखिए सेक्शन 1। सेक्शन 1 में जो आपका है, पहला एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, मतलब ये साक्ष्य अधिनियम कहां कहां लागू होगा, ये सेक्शन 1 में दिया हुआ है। इसका जुरिसडिक्शन क्या होगा, खूब एग्जाम्स में आता ही है। तो पहला लिखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 विल बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। पहला, पूरे भारत वर्ष में लागू होगा। पहले आप अक्सर देखते होंगे कि जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होगा, या और जो कई स्टेट्स हैं स्पेशल स्टेटस मिला होगा, नागालैंड में, एमपी में, अरुणाचल वगैरह में, वहां पर कई एक्ट्स लागू नहीं होते थे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 कहां लागू होगा, होल ऑफ इंडिया, पूरे भारतवर्ष में, पहली चीज। दूसरा, इन एवरी कोर्ट, हर न्यायालय में लागू होगा, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, जो आर्मी का कोर्ट मार्शल वगैरह होता है डिफेंस का, उनमें उनको एविडेंस एक्ट लागू होगा। ये कोर्ट मार्शल के प्रोसीडिंग्स में भी ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू होगा। तो सेक्शन 1 आपका जो है टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट, तो कहां कहां लागू होगा, होल ऑफ इंडिया, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल एंड ऑल प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट, न्यायालय के हर प्रक्रिया में भारतीय साक्ष्य 2023 लागू होगा, इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल। तो 3 बातें आपको याद रखनी है कहां कहां एक्ट लागू होना है। पहला, होल ऑफ इंडिया। दूसरा, एवरी प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट, न्यायालय के समक्ष जो भी प्रक्रिया है। एंड थर्ड इज इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया में भी लागू होगा। कहां नहीं लागू होगा वो भी दिया हुआ आपके सेक्शन 1 में। तो नहीं लागू होगा आपका, पहला, एफिडेविट्स, जो आप शपथ पत्र देते हैं, एफिडेविट्स गिवन बिफोर अ कोर्ट और एनी ऑफिसर, वो एविडेंस एक्ट नहीं माना जाएगा, एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा उस पर। जैसे कई बार आपसे होता है ना कि आपने कोई फॉर्म भरा, आपकी प्रोविजनल डिग्री अभी नहीं निकली है, आप एफिडेविट बना के दे देते हैं कमीशन को कि हमारी प्रोविजनल डिग्री अभी निकल नहीं पाई, हम इसको बाद में दे देंगे, तो ये एफिडेविट है, एफिडेविट प्रेजेंटेड बिफोर द कमीशन, जो एग्जामिनिंग बॉडी है, तो ये एविडेंस नहीं माने जाएंगे। एफिडेविट्स पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू नहीं होगा। एफिडेविट्स गिवन
बिफोर द कोर्ट और एनी ऑफिसर। क्योंकि एफिडेविट में होता क्या है, आप खुद अपनी बात लिखते हैं कि मैंने ये किया, मैं यहां से दिल्ली गया, फिर मैंने ये काम किया, मेरी ट्रेन छूट गई इसलिए मैं ऐसे नहीं पहुंच पाया। तो आप केवल अपनी बातें बताते हैं। तो एफिडेविट्स पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू नहीं होगा। एफिडेविट्स प्रेजेंटेड बिफोर एनी कोर्ट और ऑफिसर, दोनों जगह, किसी कोर्ट में दिया गया भी नहीं लागू होगा आपका। और तीसरा, प्रोसीडिंग्स बिफोर आर्बिट्रेटर, जो आर्बिट्रेटर होते हैं इनके समक्ष जो प्रक्रिया होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, वहां पर भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सिस्टम लागू नहीं होगा। आप देखें ना कि एक नया एक्ट बन गया है, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इसे कहते हैं अब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। जो हमारी ये नॉर्मल लीगल सिस्टम है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इसके इतर, इसके अलावा भी डिस्प्यूट सेटलमेंट के कई तरीके निकाले जा रहे हैं, इसमें कि सबसे जो प्रभावशाली आजकल समन के आया है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एक अपने आप में अलग फील्ड बन गया है वकालत का। और डिस्प्यूट जो है ज्यादातर आर्बिट्रेशन से ही, जितने भी कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं आपस में, उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लॉज होता है कि अगर कोई विवाद होगा तो हम लोग इस आर्बिट्रेशन नियम के तहत करेंगे। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जो है वो टेक्निकली नहीं चलती हैं। आपको हमें जो पसंद आया वो हमने तय कर लिया, क्लियर हो गया वो। तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स पर भी ये एविडेंस एक्ट मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू नहीं होगा। तो सेक्शन 1 जो आपका है प्रिलिमिनरी, दैट इज बेसिकली द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कहां कहां अप्लाई होता है। होल ऑफ इंडिया, बिफोर एवरी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, कहां अप्लाई नहीं होगा। एफिडेविट्स गिवन बिफोर द कोर्ट और एनी ऑफिसर, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि तो एक सवाल आता है, दो सवाल आता है, कोई सवाल गलत नहीं होना चाहिए आपका प्रीलिम्स का। तो कोई भी चीज बारीकी से उस पर ध्यान रखना है। एक भी सवाल जो नॉर्मली लोग गलत कर देते हैं उसको भी आप सही करके आइए, तभी एच मिलेगा। और कहां लागू नहीं होगा, एफिडेविट्स बिफोर कोर्ट एंड प्रोसीडिंग्स ऑफ आर्बिट्रेशन। तो ये आपका सेक्शन 1 में है। और कमेंसमेंट कब लागू होगा आपका, उसमें यह है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, एक्ट तो आपका बन गया था ये, लेकिन इंप्लीमेंट कब से होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट पर छोड़ दिया गया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिस दिन ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई करेगी उस दिन से आपका ये एक्ट लागू हो जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 से ये एक्ट आपका पूरे देश में लागू हो जाएगा। जो पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है वो रिप्लेस हो जाएगा। जो पुराने प्रोसीडिंग्स हैं मतलब 30 जून तक वाली, वो 1872 के एविडेंस के अनुसार चलेंगी। उसके बाद जितने चीजें हैं, जो नए एपिसोड डिस्प्यूट इश्यूज आएंगे, उन पर ये एविडेंस एक्ट लागू आपका होगा। क्लियर आपका ये। अब आ जाइए सेक्शन 2। तो सेक्शन 2 भी आपको सारे क्लॉज सहित रटना है। अब एक्सप्लेनेशन हम लोग करेंगे। पहला लिखिए सेक्शन 2A, इंपॉर्टेंट है, इसमें कोर्ट के डेफिनेशन है। सेक्शन 2B क्लॉज बी, कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ किसे बोलते हैं, उसकी डेफिनेशन है सेक्शन 2C, डिसप्रूव्ड। किस चीज को आप डिसप्रूव्ड बाद मतलब साबित नहीं हो पाया, मतलब डिसप्रूव्ड मतलब गलत साबित हुआ, डिसप्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड मतलब साबित नहीं हो पाया, डिसप्रूव्ड मतलब गलत साबित हुआ। तो डेफिनेशन टेक्निकल चीज है। 2A इज कोर्ट, 2B इज कंक्लूसिव प्रूफ। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब होता है कि यह कंक्लूड हो चुका है, कि यह साबित हो चुका है, इस पर अब कोई भी प्रूफ लाने की इजाजत न्यायालय नहीं देगा। अभी हम लोग डिटेल आएंगे उसमें। तो सेक्शन 2A इज डेफिनेशन ऑफ कोर्ट, 2B कंक्लूसिव प्रूफ, 2C आपका डिसप्रूव्ड।
और डी है आपका डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट किसे आप कहते हैं? अभी मैं एक सवाल पूछूंगा, हाथ खड़ा करके बताइएगा। जो वॉइस मेल है, वॉइस मेल क्या है? डॉक्यूमेंट है कि ओरल है, स्टेटमेंट है? इज वॉइस मेल अ ओरल स्टेटमेंट और अ डॉक्यूमेंट? कोई प्लीज रेज योर हैंड, कोई भी आप में से हाथ खड़ा करे। वॉइस मेल जो होता है आपका, आप नेट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू वॉइसेस मेल करते हैं। वॉइस मेल इंडियन एविडेंस है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। हाँ बताइए, सर बताइए, हाँ बताइए। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वॉइस मेल जो है आपका है, वह स्टेटमेंट है कि डॉक्यूमेंट है? ओरल स्टेटमेंट है कि डॉक्यूमेंट है? बताइए, कोई रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। सर डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट है। पढ़ा इसको आपने? सर डे टू डे में पता चला सर। हाँ बताइए प्रीति, आप बताइए। बताए थे सर अभी। हाँ बताइए क्या है? डॉक्यूमेंट है सर। हाँ, ये आपके जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें लिखा हुआ है वॉइस मेल इज एन डॉक्यूमेंट। वो डेफिनेशन आपकी इसमें आपको इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है। तो सेक्शन 2D में डॉक्यूमेंट, सेक्शन 2E में एविडेंस। इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस की कहीं भी परिभाषा नहीं है, एविडेंस इज नोवेयर डिफाइंड। लेकिन एविडेंस क्या होता है ये लिखा हुआ है आपके एविडेंस एक्ट में भी था और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। तो सेक्शन 2E क्लॉज 1 में ओरल एविडेंस है, लिख लीजिए। सेक्शन 2E क्लॉज 1 में ओरल एविडेंस है, और सेक्शन 2E क्लॉज 2 में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है। फिर सेक्शन 2F फैक्ट, तथ्य। फैक्ट क्या होता है? अक्सर फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में भी। और देखिए, हम लोग इतना ज्यादा जोर दे रहे हैं डेफिनेशन क्लॉज पर कि लॉ जो है वो डेफिनेशन क्लॉज पर ही चलता है। जो आप आंसर्स लिखते हैं अपने एग्जामिनेशंस में, इन बातों को आप नजरअंदाज कर देते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है आईपीसी का कोई भी, आपको बताना पड़ेगा कि दीज आर द फैक्ट्स। तो फैक्ट क्या है? जो आपको डेफिनेशन क्लॉज में लिखा हुआ है 2F में। फिर दीज आर द फैक्ट एंड इशू, तब अपना आप डिसीजन देते हैं आप। अंत में जो जज होता है वो डिसीजन जब आप देते हैं तो दैट डिसीजन इज राइट और रॉन्ग। डिसीजंस आर नेवर राइट और रॉन्ग, अलग व्यू है। लोअर कोर्ट का व्यू कुछ दूसरा होगा, हाई कोर्ट का दूसरा होगा, सुप्रीम कोर्ट का तीसरा होगा, ऑन सेम फैक्ट्स। तो ये कभी मत कहिए कि डिसीजन राइट है कि रॉन्ग है, ये जजमेंट देने वाले के ऊपर है। लेकिन फैक्ट तो सबका एक ही होगा, फैक्ट एंड इशू सबका अलग होगा, इंटरप्रिटेशन सबका अलग अलग होगा। तो फैक्ट क्या होता है 2F में, फैक्ट एंड इशू क्या है 2G में। और हमेशा जब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आप आईपीसी में, कॉन्ट्रैक्ट में, किसी में भी, पहले बताइए दीज आर द फैक्ट्स, फिर दीज आर द फैक्ट एंड इशू। और जो फैक्ट एंड इशू है, इसके लिए ये एविडेंस इस पार्टी ने दिया है, ये एविडेंस इस पार्टी ने दिया है, जिसमें कि ये एविडेंस प्रूव्ड है, ये प्रूव्ड नहीं है। फिर फोर्थ स्टेप आपका आएगा, दीज आर द एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए चोरी का है तो आप सेक्शन 378 चोरी के एलिमेंट्स बताएंगे। पोजेशन, आउट ऑफ पोजेशन, विदाउट कंसेंट, डिसऑनेस्टी। तो ये चीजें बताएंगे कि इस एक्ट के, इस ऑफेंस के ये एलिमेंट प्रूव्ड हैं, इसलिए चोरी होगा, ये प्रूव्ड नहीं इसलिए चोरी नहीं होगा। स्ट्रेट मैथमेटिकली आपको आंसरिंग करनी पड़ती है एग्जाम्स में। तो एविडेंस सेट जब आपको ढंग से समझ में आएगा, खासकर डेफिनेशन क्लॉज, आप लोग कई क्वेश्चंस के जब आंसर्स लिखेंगे तब आप पाएंगे कि आपको प्रॉब्लम में 10 में 10 मिलेगा। आपको लगता है कि हमने प्रॉब्लम का सही डिसीजन दे दिया,
उससे मतलब नहीं है। हाउ यू हैव इवॉल्व योर आंसर, या कैसे उस नतीजे पर आप पहुंचे हैं। आपने फैक्ट क्या माना है, फैक्ट इन इशू क्या माना है, वो किसको एविडेंस माना है, वो एविडेंस प्रूव्ड है कि नहीं है। फिर आपने कैसे उस ऑफेंस के जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मर्डर के एलिमेंट होते हैं, एक्सटॉर्शन के एलिमेंट होते हैं, रॉबरी के एलिमेंट होते हैं, वो एलिमेंट फैक्ट इन इशू या फैक्ट कनेक्ट है कि नहीं है। देन यू से दिस इज रॉबरी, दिस इज एक्सटॉर्शन, दिस इज थेफ्ट, एनीथिंग। तो 2G में आपका फैक्ट, 2F में फैक्ट्स है, 2G में फैक्ट इन इशू। ये सेक्शन का नाम वाइज भी आता है 2G में क्या है, उस हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका 2H में प्रिज्यूम, कौन सी चीज को कोर्ट में प्रिज्यूम। फिर I है नॉट प्रूव्ड, डेफिनेशन है किसको नॉट प्रूव्ड मानेंगे आप। 2J है प्रूव्ड, साबित कौन सा हो गया। एविडेंस अलग चीज है, प्रूफ अलग चीज है। एविडेंस एंड प्रूफ आर अलग, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। एविडेंस आपका डिफाइंड है 2E में प्रिज्यूम किसको प्रूफ मानेगा नहीं मानेगा, क्या है मे प्रिज्यूम में। I में नॉट प्रूव्ड, J में प्रूव्ड, K में रेलिवेंट, कौन सा एविडेंस रेलिवेंट है, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट, आप जो पढ़ेंगे सेक्शन 3 से लेकर 50 तक। और फिर आपका 2L में है शैल प्रिज्यूम, तो प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। 6 प्रकार के एविडेंसेस ऐसे हैं जिनके प्रूफ के कंटेक्स्ट में भी चीजें बताई गई हैं। किस एविडेंस को आप कंक्लूसिव प्रूफ मानेंगे, किसने किसी फैक्ट को डिसप्रूव कर दिया है, किसने किसी को प्रूव कर दिया है, कोई नॉट प्रूव कर, ये आपका। तो डेफिनेशन क्लॉज में जितनी सारी बातें हैं 2A B C D E F G H I J K L, सारे इंपॉर्टेंट है, ये सबको समझना पड़ेगा, इसी में ही बहुत समय लगेगा। और जैसे ये समझे आपको एविडेंस सेट समझ में आ गया, तो बस केवल आपको प्रोविजन जानना है। बट रियल अंडरस्टैंडिंग इज दैट ऑफ दीज डेफिनेशन क्लॉज। फिर इसके बाद में जैसे मैंने पहले बताया सेक्शन 2 क्लॉज 2, ये तो डेफिनेशन आपके सेक्शन 2A में, 2B 2C में है, 2(1)A 2(1)B 2(1)C ऐसे करके। ऐसे ही सेक्शन 2 क्लॉज 2 मतलब कोई वर्ड्स जिनकी डेफिनेशन एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में नहीं दिया हुआ है, तो ऐसा टर्म आता है, और उस शब्द की, उस टर्म की परिभाषा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में दिया है, या भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 में दिया है, या भारतीय न्याय संहिता 2023 में दिया है। तो जो उसमें दिया होगा वो डेफिनेशन, वो अर्थ उस वर्ड का इस एक्ट में भी वही अर्थ माना जाएगा। क्लियर है बात ये। तो ये आपका, अब मैं आपको जो है कुछ लिखाऊंगा चीजें, वो लिख लीजिए आप। पहला लिखिए मे प्रिज्यूम, सेक्शंस लिखूंगा, किन सेक्शंस में मे प्रिज्यूम का एग्जाम्पल दिया गया है। एविडेंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के किन धाराओं में मे प्रिज्यूम का एग्जाम्पल है, उसको भी जब पढ़ लेंगे आप, तब जब हम लोग मे प्रिज्यूम पढ़ेंगे तब बात समझ में आएगी। मे प्रिज्यूम क्या होता है, किस एविडेंस को प्रूफ मे प्रिज्यूम कर, एज अ प्रूफ प्रिज्यूम कर सकता है मे कोर्ट, वो डिफाइंड है आपका 2H में। और इलस्ट्रेशंस एग्जांपल्स हैं, लिखिए सेक्शन, सेक्शन 88, सेक्शन 89, सेक्शन 90 सेक्शन 92, सेक्शन 93, सेक्शन 110, सेक्शन 111, सेक्शन 117,
एंड सेक्शन 119। मतलब इन धाराओं में जो बातें दी गई हैं उन चीजों को कोर्ट में प्रिज्यूम की कैटेगरी में आता है। तो प्रिलिम्स में आता है कि मे प्रिज्यूम क्या है, वेयर इज डिफाइंड, 2H में क्या है वो भी डिफाइंड है। शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है 10 नंबर का, तो मे प्रिज्यूम को डिफाइन करेंगे, सेक्शन 2H का डिफाइन करेंगे, फिर एग्जाम्पल्स देंगे, इन सेक्शंस को लिख देंगे, तब आपको 10 में 10 मार्क्स मिल जाएगा। मे प्रिज्यूम को डिफाइन किया आपने, सेक्शन मेंटेन किया, मुझे आपने अपने इलस्ट्रेशन, अपने एग्जाम्पल्स दिए, एक आध केस लॉ दिए, और बाद में बताया कि मे प्रिज्यूम की कंडीशंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के इन धाराओं में दे रखी है। और इन सेक्शंस में अगर कुछ पता है तो एक दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में आपने जिक्र भी कर दिया, तो आप 10 आउट ऑफ 10 आपको मिल जाएगा। ठीक, तो जब आप पढ़ेंगे तो जो सेक्शंस लिखा रहा हूं उस लिखाने का पर्पज है कि उसको आप पढ़ेंगे, मतलब सेक्शन 88 में क्या है पढ़ना है आपको, 89 में क्या है। तो एग्जाम्पल जरूर लिखा रहा हूं मैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसलिए ही बता रहा हूं आपको। अब नेक्स्ट लिखिए, शैल प्रिज्यूम की कैटेगरी में कौन कौन से शैल प्रिज्यूम आपका सेक्शन 21L में है, शैल प्रिज्यूम की परिभाषा, लेकिन उसके एग्जाम्पल्स जो हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस कह सकते हैं, कुछ प्रोविजंस, शैल प्रिज्यूम वाले जो प्रोविजंस भारतीय साक्ष्य अधिनियम में हैं 2023 में, वो सेक्शंस लिखिए। सेक्शन 78, सेक्शन 79, सेक्शन 80, सेक्शन 81, सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84, ये एक कैटेगरी के सेक्शंस हैं, इनको एक साथ पढ़िएगा, 78 to 84। फिर लिखिए सेक्शन 85, सेक्शन 86, सेक्शन 87, सेक्शन 91, सेक्शन 108, सेक्शन 118 एंड सेक्शन 120, 120। शैल प्रिज्यूम जो इसमें प्रोविजंस में दिया हुआ है, दे कम इनटू द कैटेगरी ऑफ शैल प्रिज्यूम। अब शैल प्रिज्यूम होता क्या है, वो सेक्शन 2 क्लॉज 1 के L में दिया हुआ है। व्हाट इज शैल प्रिज्यूम? शैल प्रिज्यूम मतलब होता है कोर्ट उसको, उस एविडेंस को प्रूफ मान के चलेगा, ये प्रूफ्ड है। शैल प्रिज्यूम कोर्ट को मानना है कि ये सही है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड। उस बात को कोर्ट मान कर चलेगा कि हाँ ये बात सत्य है, जब तक कि दूसरी पार्टी उसको डिसप्रूव ना कर दे, ये शैल प्रिज्यूम होता है। तो जो कंडीशंस इन सेक्शंस में दे रखी है वो शैल प्रिज्यूम कैटेगरी में आता है। कोर्ट को ये मानना पड़ेगा कि ये जो साक्ष्य दिए गए हैं ये सबूत है और ये सही है, अनलेस एंड अनटिल डिसप्रूव्ड। उसको डिसप्रूव करने की कोई चीज ले आता है कोई अपोजिट पार्टी। ठीक, नेक्स्ट आइए, कंक्लूसिव प्रूफ, जिसके डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 1B में दे रखा है। कंक्लूसिव प्रूफ, कंक्लूसिव प्रूफ मतलब किसी में कोई भी कंक्लूसिव प्रूफ में कोई भी ऑप्शन किसी के पास नहीं है, वो प्रूफ है, फाइनली प्रूफ है, वो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है, कंक्लूजन है कि दिस इज प्रूफ, दिस फैक्ट इज प्रूव्ड। तो क्या है कंक्लूसिव प्रूफ, किसे कहते हैं? वो सेक्शन 2 क्लॉज 1B में है। एग्जाम्पल्स कहाँ है? सेक्शन 35 एंड सेक्शन 116। सेक्शन 35 और सेक्शन 116 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो बातें दी गई, जो प्रोविजन है, जो चीज बताई गई है, जो फैक्ट बताया गया है, दैट फैक्ट इज ए कंक्लूसिव प्रूफ। उसमें कोई इफ एंड बट नहीं लगेगा, कोर्ट को उसको मान के चलना है कि दिस इज ट्रू।
करेक्ट। तो सेक्शन में आपका जो प्रियम्बल है, प्रिलिमिनरी क्लॉज में सेक्शन 1 और 2 है। सेक्शन 1 में आपका जुरिडिक्शन एप्लीकेबिलिटी कहाँ लागू होगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। और सेक्शन 20 या सेक्शन 2 में डेफिनेशन क्लॉज मतलब परिभाषाएं दे रखी हैं, विभिन्न शब्दों का क्या अर्थ होता है। और जिस शब्द की व्याख्या या अर्थ नहीं दिया एविडेंस एक्ट में और वह शब्द डिफाइंड है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, या भारतीय नगर सुरक्षा अधिनियम 2023 में, या भारतीय न्याय संघ 2023 में, तो जो डेफिनेशन वहां दे रखी है वो डेफिनेशन यही मानी जाएगी। प्लस मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ, ये कौन कौन से प्रोविजंस आगे दे रखे हैं वो मैंने आपको लिखा दिया। ये पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, सेक्शंस क्लियर होने चाहिए। अब आइए जो आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एडमिशंस, किन धाराओं में एडमिशंस हैं, एडमिशन की परिभाषा क्या है, देखिए 15 से 21, सेक्शन 15 तो सेक्शन 21, 15 से लेकर 21 तक एडमिशन के बारे में दे रखा है। एडमिशन क्या होता है, कब माना जाए, क्या जो भी चीजें हैं। फिर दूसरा होता है आपका कन्फेशन। एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस है। कन्फेशन केवल क्रिमिनल मैटर्स में होता है, और भी डेफिनेशंस आपके हैं, खूब एग्जाम्स में आता है। डिफाइन एडमिशन, डिफाइन कन्फेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। तो सेक्शन 15 से 21 में एडमिशन के बारे में दे रखा है डिफरेंट प्रोविजंस। कन्फेशन में दे रखा है आपका सेक्शन 22 से सेक्शन 24 तक। कन्फेशन का डिस्क्रिप्शन सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 24 तक दे रखा है। इसमें कन्फेशन बिफोर द पुलिस, कन्फेशन बिफोर द मजिस्ट्रेट, और कन्फेशन जो है वो रेलिवेंट एविडेंस नहीं माना जाएगा। ये सारी बातें हैं। अगर फ्रॉड से है, इंड्यूसमेंट से है, थ्रेट से है। प्लस कन्फेशन एविडेंस एक्ट में, और कन्फेशन मान लीजिए अगर 164 में कोई करता है सीआरपीसी के, अब सेक्शन बदल गया उसका, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम में, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या कंडीशंस हैं। कन्फेशन सेक्शन 22 में भी है, आपके 22 से 24 में भी है, से कुछ कंडीशंस हैं। लेकिन अगर कोई अपना स्टेटमेंट देता है सेक्शन 164 सीआरपीसी जो पहले होता था कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान, उसमें कोई बात कन्फेस करता है तो उसके कन्फेशन के लिए कुछ शर्तें हैं। और कन्फेशन जो एविडेंस एक्ट में करेगा तो उसमें क्या शर्तें हैं, ये थोड़ा डिफरेंशिएट आपको जानना पड़ेगा। तो सेक्शन 15 से 21 में एडमिशन, 22 और 24 कन्फेशन। एडमिशन की डेफिनेशन, कन्फेशन की डेफिनेशन, एडमिशन और कन्फेशन में डिफरेंस, प्लस कन्फेशन कब रेलिवेंट होगा, कब कन्फेशन रेलिवेंट नहीं होगा, वो सारी कंडीशंस। कन्फेशन अंडर सेक्शन 22 to 24 ऑफ भारतीय साक्ष्य 2023, और जो आपका भारतीय पहले जो सीआरपीसी था उसमें जो 164 है, अब शायद हो गया 169 सीआर, मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम का 169 सेक्शन हो गया है। तो इन दोनों में कन्फेशन में क्या डिफरेंस है, ये भी एग्जाम्स में आता है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस जो वकालत कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंशिएशन आपका कन्फेशन जो आप करते हैं वो एविडेंस एक्ट के तहत उसमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम जो पहले 164 था अब मेरे ख्याल से 169 हो गया है, उसको करते हैं तो क्या दोनों में डिफरेंस है, ये आपको जानना पड़ेगा। फिर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट, किसी को याद है, किसी ने पढ़ा है, कोई हाथ खड़ा करे।
सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, उसकी क्या खासियत है? सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन एविडेंस एक्ट का वही होता था। बताइए। कोई बताएगा? इसको जानकारी है? सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 कन्फेशन के कैटेगरी में आता है। वो सेक्शन 27 है, किसी ने पढ़ा? सबसे इंपॉर्टेंट है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर भी। हाँ बताइए, बताइए इनेश, बताओ आप। सर अक्यूज से कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसको प्रूव करना होता है। नहीं तो व्हाट इज द कोई भी कन्फेशन जब आप पुलिस के सामने करते हैं तो वो रेलिवेंट नहीं है, वो एडमिसेबल नहीं है कोर्ट में, हाँ उसके रेलिवेंट। तो सेक्शन 27 में ऐसी क्या खास बात है? सेक्शन 27 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का 1872 का था, इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट था, वो एक ऐसा कन्फेशन है, ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसा स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है बिफोर द पुलिस, जो कि रेलिवेंट माना जाता है और एडमिसेबल होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। तो वो सेक्शन 27 की कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी भी चैलेंज हो चुकी है। अब सेक्शन 27 जो एविडेंस एक्ट 1872 का था, अब वो सेक्शन 23 का हो गया है। देख लीजिए, सेक्शन 23 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बन गया है वो। इसमें वो प्रोविजन है, सेक्शन 23 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, जो पहले की एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 27 था। ये ऐसा प्रोविजन है कि अगर उसके द्वारा कोई व्यक्ति, एनी पर्सन कन्फेसेस एंड गिव्स एनी स्टेटमेंट, एनी इंफॉर्मेशन बिफोर द पुलिस, तो अगर सेक्शन 23 की कंडीशंस को पूरा करता है तो वह न्यायालय में ग्राह्य है, इट इज एडमिसेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। जबकि कोई भी, आप सब लोग जानते हैं, कोई भी कन्फेशन, कोई भी स्टेटमेंट गिवन बिफोर द पुलिस इज नॉट एडमिसेबल इन कोर्ट। पुलिस के समक्ष दिया गया कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी चीज, वह न्यायालय में ग्राह्य नहीं होती, रेलिवेंट नहीं माना जाता है। बस केवल सेक्शन 27 एक ऐसा था, उसके कुछ कंडीशंस हैं, जो पुलिस के सामने दिया गया कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बयान या कोई भी कन्फेशन मान्य होता था। अब सेक्शन 23 में है, इस एस्पेक्ट को आपको पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन 23 पे खूब एग्जाम्स में सवाल आते हैं, प्रीलिम्स में, मेंस में और हर जगह। ठीक है। और एक आपका डाइन डिक्लेरेशन, डाइन डिक्लेरेशन किस सेक्शन में था पिछले एक्ट में? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के किस सेक्शन में डाइन डिक्लेरेशन है? बताइए। हाँ बोलिए, बताइए। सर 32 में था। अब किस में है? अब नहीं पता सर। हाँ, अब आपका जो है सेक्शन 30, सेक्शन 30, सॉरी, पहले सेक्शन 32 में था, अब सेक्शन 26 में आ गया है। डाइन डिक्लेरेशन जो आपका सेक्शन 26 में आ गया है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आपका है 2023 का, उसमें डाइन डिक्लेरेशन और सारी बातें तो सेक्शन 26 में आ गई हैं, जो कि पहले आपका सेक्शन 32 में था। ज्वाइंट ट्रायल में कन्फेशन के सेक्शन में है, देखिए, ज्वाइंट ट्रायल का जो प्रोविजन पहले सेक्शन 30 में था, सेक्शन 30, वो अब सेक्शन 24 में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो जो ये तीन कन्फेशन के जो ये तीन सेक्शंस हैं,
सेक्शन 23 का प्रोविजो, धारा 23 के परंतुक, प्रोविजो ऑफ सेक्शन 23, जिसमें कि जो सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट 1872 का था, वो सारी बातें इसमें डिस्क्राइब्ड हैं सेक्शन 23 के प्रोविजो परंतुक में, जिसमें कि पुलिस के समक्ष दी गई कोई इंफॉर्मेशन कुछ कंडीशंस में इट इज एडमिसिबल इन कोर्ट। ये याद रखना आपको। 27 वाली चीज सेक्शन 23 के प्रोविजो में आ गई है। क्या है वो डिस्कस करेंगे अभी। दूसरा, सेक्शन 24 कन्फेशन इन जॉइंट ट्रायल। जैसे मान लीजिए दो लोगों का ट्रायल चल रहा है, ए और बी का, और ए ने कन्फेस कर लिया कि हाँ ये क्राइम मैंने किया है, और ये कहा उसने कि जो क्राइम है ये क्राइम ए और बी, मतलब ए ने, मतलब मैंने, और बी ने, दोनों ने साथ मिलकर ये क्राइम किया है। तो दिस इज अ कन्फेशन ऑफ द को एक्यूज्ड इन द जॉइंट ट्रायल। पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको? ये एक साथ ट्रायल चल रहा है, दो लोगों का, कन्फेशन एक व्यक्ति करता है, लेकिन वह कह रहा है कि मैंने और मिस्टर बी ने, दोनों ने साथ मिलकर यह अपराध किया है। तो कन्फेशन ए तो कर लिया। तो अब ए द्वारा किया गया कन्फेशन किसी जॉइंट ट्रायल में को एक्यूज के संदर्भ में किस लेवल तक एडमिसिबल होगा, वो बातें सेक्शन 24 में है, क्योंकि पहले सेक्शन 30 में थी। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जो बात सेक्शन 30 में थी, अब वो आपका सेक्शन 24 में आ गया है। 27 कन्फेशन बिफोर द पुलिस, 27 वाला 23 में आ गया है प्रोविजो के। जॉइंट ट्रायल में कन्फेशन जो पहले 30 में था वो 24 में आ गया है। और डाइंग डिक्लेरेशन जो आपका सेक्शन 32 में था, नाउ इट हैज कम इन सेक्शन 26 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये सेक्शंस आपको थोड़ा सा पढ़ लेने हैं। 15 से 21 तक एडमिशंस के बारे में, 22 से 24 के बारे में कन्फेशन के बारे में, और 23 में जो मैंने बताया आपको, 24 का जो बताया, और जो आपका 26 का बताया डाइंग डिक्लेरेशन का। तो ये बातें आपको पढ़ लेनी है। इसके अलावा कुछ सेक्शंस और हैं, लिखिए। नेक्स्ट आपका है कैरेक्टर व्हेन रेलिवेंट। कैरेक्टर कब रेलिवेंट होता है? सेक्शन 46 से लेकर सेक्शन 50 तक। किसी भी चीज में, किसी भी ट्रायल के दौरान किसी व्यक्ति का चरित्र कितना रेलिवेंट होगा, सिविल में कितना रेलिवेंट होगा, क्रिमिनल केस में कितना रेलिवेंट होगा। किसी व्यक्ति का कैरेक्टर अगर बहुत खराब है तो क्या सब्सिक्वेंट ऑफेंस में उसका माना जाएगा, जो तमाम चीजें। तो कैरेक्टर वेन रेलिवेंट सेक्शंस भी आता है और क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स भी आते हैं 46 से लेकर 50 तक। एक आपका है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, सेक्शन 39। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट सेक्शन 39 में। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, वो लिख लीजिए आप। सेक्शन 2(1) क्लॉज ई में क्या है? सेक्शन 2(1) क्लॉज ई में क्या है, बताइए कोई। सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज ई में क्या है? हाँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, व्हाट इज एविडेंस। एविडेंस मीन्स ओरल और डॉक्यूमेंट्री। हाँ, एविडेंस क्या होता है उसके बारे में है, ठीक है। एविडेंस की डेफिनेशन नहीं है। एविडेंस मीन्स ये ओरल है, ये डॉक्यूमेंट्री है। तो सेक्शन 2
क्लॉज 1 का क्लॉज 1 फिर से सॉरी क्लॉज 2 क्लॉज 1 का ई का क्लॉज सब क्लॉज 1, इसमें ओरल एविडेंस है और ओरल एविडेंस कैसे प्रूव किया जाएगा ये सेक्शन 54 और 55 में है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई का सब क्लॉज 1 जो ओरल एविडेंस की बात करता है, ओरल एविडेंस कैसे प्रूव होगा ये सेक्शन 54 और 55 में है। तो 54 और 55 उसी के साथ पढ़िए, कभी एविडेंस की बात आएगी तो अब लिखना पड़ेगा आपको, ये यहाँ डिफाइंड है और कैसे प्रूव होता है 55 और 56 54 और 55 में है। और दूसरा जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है सेक्शन 2 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई सब क्लॉज 2, इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है, ये कैसे प्रूव होगा, ये सेक्शन आपका 56 से लेकर 60 तक है, 56 से लेकर 60 तक, सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 60 तक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे प्रूफ होगा, ये सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 63 तक है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कैसे प्रूफ होगा, ये सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 63 तक है। मेन जो एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, डिजिटल सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ईमेल, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, ये सब एविडेंस कैसे है, कैसे एविडेंस पेश किए जाएंगे, इनकी एविडेंशियली वैल्यू क्या है, ये सारा चीज मेनली बेसिकली इस भारतीय आगार अधिनियम में आया है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 का जो डी है, इस पर डॉक्यूमेंट की बात की गई है। ये बताया कि डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है। डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप मैसेजेस डॉक्यूमेंट है, वॉइस मेल डॉक्यूमेंट है, सीडी डॉक्यूमेंट है। तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 का डी पढ़िए, सेक्शन 2 क्लॉज 1 का ई पढ़िए, इसमें ओरल और डॉक्यूमेंट्री की बात है। इसके बाद सेक्शन 54, 55 ओरल एविडेंस का, 56 से 60 डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का, 61 से 63 तक का आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का। ये सब एक साथ पढ़िए, तब जाके सारी चीजें, ये पिक्चर आपको क्लियर होगी। तो अभी जो हम लोगों ने आज किया आपका बेसिकली ओवरव्यू ऑफ द एविडेंस एक्ट। अब इसका जो बाकी कुछ और बचा हुआ है एक ओवरव्यू वाला, वो हम लोग कल और करेंगे। उसके बाद फिर स्टार्टिंग से हम लोग एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे, कितने पार्ट्स में है, कितने सेक्शंस हैं, कहां पर कौन सेक्शन रेलिवेंट है, पुराना वाला नया वाला, वो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो पुराने में था वो नए में यहाँ पर जुड़ गया है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातों को ही आपको जानना है कि जो पुराना वाला था वो यहाँ जुड़ गया है, रेस्ट आपको नया ही पढ़ना है। तो कल जो हम लोग हैं वो सेक्शन 30 के बाद वाली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं 170 तक, वो हल्का हल्का वन लाइनर एक एक चीज, ये सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, ये सेक्शन में ये इंपॉर्टेंट है, वो पारा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड देन we'll again come on the section 1 preamble, तब लोग 1 by 1 स्टार्ट करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, केस लॉस पढ़ेंगे और फिर आपको चीजें। तो जाके अभी आफ्टर द क्लास इमीडिएटली आज ही आप केवल 10 मिनट देंगे और एक पूरा फ्रेम बना लेंगे आप, तो आपको पूरा एविडेंस सेट का पिक्चर दिमाग में क्लियर हो जाएगा। इमीडिएटली क्लास के बाद अगर आप फेयर करेंगे, कोई बात समझ में नहीं आती है तो इमीडिएटली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दें, चाहे चैट में डाल दें, या कल आके इमीडिएटली पूछ लें, तब जाके वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं। इन कल के लिए मत टालिएगा, फेयर की कल करेंगे, इमीडिएटली 10 मिनट टाइम दीजिए, सब आपका आज का फेयर कर लेंगे आप, तो कई चीजें आपको याद हो जाएंगी। बेसिकली हम लोग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, सेक्शन 2 में क्या है, 1 में क्या है, इसमें क्या है, ये कैसे चेंज हो, वहां कैसे, ये सब एग्जाम्स में आता है। ठीक, किसी को कुछ पूछना हो
You can raise your hand and ask something. You can send a message in the group और आंसर्स लिखिए. मैंने लास्ट टाइम पे कुछ आंसर्स दिए थे, शायद आप लोग किसी ने लिखा नहीं, किसी ने भेजा नहीं. क्वेश्चंस के जब आंसर लिखेंगे तभी आपकी मेहनत सामने आएगी, तभी आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आपकी कलम चलेगी. देन ओनली यू विल improve yourself. पर्पस इज वैल्यू एडिशन. जितना आप जानते हैं अभी उसमें कुछ तो एडिशन हो. एग्जाम तो क्वालिफाई करना ही है, बट देयर शुड बी सम एडिशन इन योर थॉट्स, इन योर नॉलेज, इन योर परसेप्शन, तमाम चीजें. तो जब जितना मेहनत करेंगे आप तभी ऐसा होगा. तो जाके पहला काम इसको फेयर करिए. आता है तब भी, नहीं आता है तब भी फेयर करिए. डाउट से इमीडिएटली मैसेज करिए, कैलकुलेट रखिए, देन विल स्टार्ट. और टाइम से 8 बजे आप लोग आ जाइए. और लोग पता नहीं अभी जुड़ नहीं पाए हैं, बट विल कंटिन्यू द क्लासेस. ओके, थैंक यू, गुड नाइट.